जय हिंद, नमस्कार। मैं हूं प्रेरणा सिंह और आपका स्वागत है हमारे इस खास शो युद्ध भूमि में। क्या ईरान और अमेरिका के बीच समझौते की उम्मीद बढ़ रही है? क्योंकि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्य पूर्व के देशों के अनुरोध पर नए हमलों को फिलहाल रोक दिया है और एक रूपरेखा के तहत समझौते की बात कही है। वहीं ईरानी रक्षा अधिकारियों ने ट्रंप के दावे को झूठ का पुलिंदा करार दिया और कहा कि हमने अमेरिका से कोई अनुरोध नहीं किया और ना ही हॉर्मुज को ईरान पूरी तरह खोलने जा रहा है। ऐसे में दोनों पक्षों के बीच अविश्वास और पुरानी शर्तों के कारण महायुद्ध का खतरा पूरी तरह टला नहीं है। अमेरिका और ईरान के बीच संघर्ष शुरू हुए अब 5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। दोनों में एक बार युद्ध विराम का समझौता लागू हो चुका है। हालांकि 1 महीने भी नहीं चल पाया, नहीं टिका और जुलाई के पहले हफ्ते से शुरू होने के बाद अब तक जारी है। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने संकेत दिया है कि दोनों देशों के बीच कूटनीतिक वार्ता जारी है और वो समझौते के लिए ईरान से जल्दबाजी चाहते हैं। हालांकि ईरान इस तरह के किसी भी संभावित समझौते से सीधे तौर पर इनकार कर रहा है। रविवार को ईरान ने उन खबरों का पूरी तरह खंडन किया जिनमें कहा गया था कि वो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज को फिर से खोलने के लिए राजी हो गया है। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को खारिज कर दिया जिसमें ट्रंप ने कहा था कि तेहरान के साथ हुए एक समझौते के मसौदे में इस महत्वपूर्ण समुद्री रास्ते को तत्काल, पूरी तरह और हमेशा के लिए खोलने की बात शामिल है। ईरान के सरकारी मीडिया ने भी इस समझौते से जुड़ी खबरों को बेबुनियाद बताया है। अधिकारियों ने चेतावनी दी है कि जब तक अमेरिका अपनी शत्रुतापूर्ण हरकतें बंद नहीं करता तब तक यह जलमार्ग बंद ही रहेगा। हॉर्मुज को फिर से खोलने को लेकर अमेरिका के साथ कोई लिखित समझौता नहीं हुआ है। साथ ही यह भी जोड़ा गया कि जब तक अमेरिकी दुश्मनियां जारी रहेंगी तब तक यह समुद्री मार्ग बंद रहेगा। हॉर्मुज से गुजरने वाले हर समुद्री जहाज को इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC की नौसेना से संपर्क कर औपचारिक अनुमति लेना होगा। ईरानी रक्षा मंत्रालय ने दावा किया कि अहम समुद्री मार्ग स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज पर तेहरान का नियंत्रण बना हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रविवार को कहा कि उन्होंने खाड़ी देशों के सहयोगियों कतर, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात के आग्रह पर निवेदन पर ईरान के खिलाफ अमेरिकी सेना द्वारा नए हमले के आदेश को टालने का फैसला किया है। दूसरी तरफ I asked Saudi Arabia, the king, I said, the crown prince, I said, what would you rather do? Would you rather have us do this or not? They said, we would much prefer a deal as opposed to an attack, because you don't know where these attacks lead. I mean, will they be flooded with people pouring into their country and disaster? A lot of bad things can happen. दूसरी तरफ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दावे को ईरान ने सिरे से नकार दिया। सैन्य हमलों और धमकियों पर ईरान का कड़ा रुख देखने को मिल रहा है। ईरान के रक्षा अधिकारियों ने डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे को भी खारिज कर दिया जिसमें कहा गया था कि तेहरान ने अमेरिका से प्रस्तावित हमले को टालने का अनुरोध किया था। मेहर न्यूज एजेंसी के अनुसार ईरानी रक्षा अधिकारियों ने इस दावे को एक और झूठ बताया है जिसका उद्देश्य डरा धमकाकर खाड़ी देशों पर दबाव बनाना है। अधिकारियों का कहना है कि ईरान के रक्षा कर्मी उच्चतम स्तर की तैयारी पर हैं और हर स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। रक्षा अधिकारियों ने कहा, अगर टकराव अनिवार्य हो गया तो युद्ध का मैदान ही इसका फैसला करेगा और इससे यह तय हो जाएगा कि किसके पास असली ताकत है और किसकी बात आखिरी होगी। कार्यवाहक रक्षा मंत्री ब्रिगेडियर जनरल सैयद माजिद इब्न ए रेजा ने आरोप लगाया कि ईरान के विरोधी मनोवैज्ञानिक युद्ध का सहारा ले रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति ट्रंप ने अपने दावे की अगली कड़ी में कहा कि रविवार को अमेरिकी सेना द्वारा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद का सबसे बड़ा हमला करने की योजना तैयार थी, लेकिन सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान सहित प्रमुख खाड़ी नेताओं की बात सुनने के बाद और कुछ ईरानी अधिकारियों के अनुरोध पर उन्होंने इस योजना को रद्द करने और कूटनीति को थोड़ा और समय देने का फैसला किया। By UAE, by Qatar, and by Iran. We were all set to go, but when the allies asked to call it off, you got to sort of say, well, let's see. And the reason they asked is I think there's a deal. There's a deal on Hormuz, and then there will be a deal on the nuclear
or you might call it the denuclearization. We're holding it. We'll just see. We can do it anytime we want. But we were asked by the three primary groups. We were also asked by Iran, very strongly, actually. They said, we'd like to make a deal. Now, I don't know what they say, because a lot of times they'll say that to me, and then they'll go out and say, we don't know what he's talking about. Obviously, they don't want to be attacked. इससे पहले ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने शनिवार को सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल बिन फरहान के साथ फोन पर बातचीत की थी। बातचीत में उन्होंने सऊदी अरब के विदेश मंत्री प्रिंस फैसल से दो टूक कहा था कि अमेरिका या इजराइल के किसी भी हमले का जवाब देने के लिए ईरान की पूरी तैयारी है। ईरान अपनी संप्रभुता, क्षेत्रीय अखंडता और राष्ट्रीय सुरक्षा की रक्षा करने के लिए पूरी तरह सुसज्जित है। किसी भी हमले का ईरानी जवानों द्वारा निर्णायक और उचित जवाब दिया जाएगा। वहीं ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जारी युद्ध में ईरान ने दावा किया है कि इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान हुआ है। IRGC का दावा है कि ईरानी हमले में इजराइल को 30 अरब डॉलर का फाइटर जेट, जो उसकी सबसे एडवांस तकनीक से लैस और 3 से 4 इंजन वाला विमान है, तबाह कर दिया गया है। ईरानी हमलों में कम से कम 5 फाइटर जेट्स को निशाना बनाया गया, जिनमें से 5वां पूरी तरह से नष्ट हो गया है। हालांकि इजराइल ने ईरान के दावे की पुष्टि नहीं की है। तो ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि क्या बातचीत हो पाती है। और इसी पर चर्चा करने के लिए और इस पूरे सिनेरियो को समझने के लिए हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट जुड़े हुए, सीधा उनका रुख करते हैं। हमारे साथ रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर, रक्षा विशेषज्ञ, डॉक्टर अजताब, जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर जुड़ चुके हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत लाइव टाइम्स पर। शुरुआत में करना चाहूंगी माथुर सर आपसे। देखिए, आज बातचीत का दिन है, लेकिन जितने भी अपडेट्स हैं उसमें ये तो साफ है, इधर ईरान ने मना कर दिया कि जितने भी अमेरिका दावे कर रहा है वो दावे झूठे हैं। यानी कि जो साइकोलॉजिकल प्रेशर डालने की कोशिश है अमेरिका की, वो जारी है, लेकिन कामयाब नहीं हो पा रहा। ईरान पर उसका बस नहीं चल रहा। क्या ये कहना ठीक होगा सर? जय हिंद प्रेरणा, बिल्कुल सही आप कह रही हैं, बिल्कुल सटीक। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि जितने भी वक्तव्य डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आए हैं, उनमें उनकी जो टोन, टेनर और कंटेंट है, उससे ये ना लगता है कि उसमें शांति की बातचीत या शांति की अपेक्षा से कहीं ज्यादा उसमें छुपी हुई कोई धमकी ज्यादा नजर आती है। उसमें ऑफेंसिव स्मेल जो है वो कहीं ज्यादा नजर आती है। ये बात पूरी दुनिया समझ चुकी है। ट्रंप कब क्या कहते हैं, फिर क्या करते हैं, इसका किसी को कोई अंदाजा लगाना संभव ही नहीं है आज की तारीख में, जिस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप के स्टेटमेंट्स आया करती हैं। और ये बात बिल्कुल साफ है कि किसी भी कीमत पर, किसी भी तरह से ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अपना कंट्रोल नहीं हटाएगा। ये बिल्कुल निश्चित है, क्योंकि उसके पास और कुछ भी नहीं है। ये बात आप समझ लें, क्योंकि उसकी अर्थव्यवस्था बहुत बुरी हालत में है। उसकी सेनाओं को बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ है। वो बाध्य हुआ है कि चीन से 400 शोल्डर फायर्ड एंटी एयर मिसाइल्स को लेकर के आए, और बहुत सारी चीजें ईरान के अंदर ऐसी है जो कि उनके फेवर में नहीं जाती हैं। पूरा पश्चिम एशिया एक देश आज ईरान के खिलाफ है, क्योंकि ईरान ने सबके साथ कहीं ना कहीं कोई किसी प्रकार की जंग छेड़ दी है, और या तो स्वयं डायरेक्टली या अपने प्रॉक्सीज के मार्फत उनके ऊपर हमले करवा रहा है। तो मेरा यह मानना है कि ईरान के पास कोई और चारा नहीं है, और कोई भी स्टेटमेंट डोनाल्ड ट्रंप का जो कि ये कहता है कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोलने के लिए ईरान एग्री हो गया है, वो बिल्कुल सरासर मेरे हिसाब से गलत है। दूसरी बात, उन्होंने ये कहा कि ईरान ने हमसे कहा कि भाई हमारे ऊपर हमले मत करो। ये भी मैं बिल्कुल मानने को तैयार नहीं हूं। अगर ये कहा है तब तो एक बहुत अच्छा साइन है, और ये इसकी संभावना बहुत बनती है कि कोई बातचीत होगी। लेकिन मैं इस बात को मानने के लिए राजी नहीं हूं, क्योंकि ईरान कभी भी इस प्रकार का कोई भी काम नहीं कर सकता। उसकी एक सबसे बड़ी वजह यह है कि अगर ईरान कहेगा कि हमारे ऊपर हमले बंद करो, हम बातचीत के लिए तैयार हैं, तो जो उसकी ताकत उभर के बन करके आया था
पिछले कुछ महीनों में जो कि उनके अवाम का सपोर्ट उनके साथ था, वो कहीं ना कहीं टूटता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अवाम अभी भी नहीं चाहती कि कोई भी ऐसा समझौता किया जाए जो कि ईरान के पूरी तरह से पक्ष में ना हो। तो इस वजह से मेरा यह मानना है कि ईरान ने अमेरिका से यह कहा कि आप मुझ पर हमले नहीं करिए, यह भी एक गलत स्टेटमेंट है। डोनाल्ड ट्रंप इज नोन फॉर दैट। हो सकता है उन्होंने एक और गलत स्टेटमेंट दिया हो। उसके अलावा मैं आपको बताता हूं, जो खबरें निकल करके आ रही हैं, अमेरिका ने अपने टारगेट सेट कर लिए हैं। दमावंद, शाहिद रजाई, शाहिद सलीमी, पिकेक्स माउंटेन, केशम आइलैंड, ये तमाम आइलैंड्स टारगेट्स को उन्होंने लॉक करके रखा हुआ है। वो मौका तलाश रहे हैं। ये जो बात जो कर रहे हैं अमेरिका के राष्ट्रपति के जितने भी स्टेटमेंट्स हैं, जैसा कि आप कह रही थी, बिल्कुल निश्चित रूप से वो एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है, और वो कहीं ना कहीं ईरान का गार्ड लोअर करवा करके और फिर धोखे के साथ उनके ऊपर हमला करने की कोशिश करेंगे। याद करिए, जून 2025 ऑपरेशन मिडनाइट हैमा, या उसके बाद जो अभी किया गया, वो तमाम चीजें ऐसे समय पर ऐसे हालात पैदा करके की गई थी कि ईरान को उस समय उम्मीद नहीं थी। तो अब ईरान किसी इस प्रकार के झांसे में आने वाला मेरे हिसाब से नहीं है। बिल्कुल ठीक कहा आपने अजिताभ सर। देखिए, एक तरफ अमेरिका, वो अमेरिका जो ये कह रहा था कि भैया हम तो एकदम लॉक एंड लोडेड हैं, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सबसे बड़ा अटैक करने वाला था अमेरिका, लेकिन अब यू टर्न ले लिया है। तो क्या आप इस यू टर्न को कैसे देखते हैं? ये सच में क्या एक पॉज है? सच में बातचीत चाहता है, एक कंक्लूजन पर पहुंचना चाहता है अमेरिका, या फिर से ये वहीं गन पॉइंट डिप्लोमेसी की तरफ एक जो है फिर से इसका डायरेक्शन होने वाला है? देखिए प्रेरणा जी, ये तो ऑब्वियस है कि राष्ट्रपति ट्रंप की बौखलाहट और छटपटाहट है कि बातचीत करें, और इसीलिए इस तरह के वो भूमिका जो कहते हैं ना, दे रहे हैं, ग्राउंड तैयार कर रहे हैं। लेकिन उसके पीछे की साजिश भी उनकी, जैसा माथुर सर ने बिल्कुल सही कहा, कि वो पूरी तरह से लामबंद हो रहे हैं। तैयारी उनकी जारी है, क्योंकि ईरान भी अब बहुत ज्यादा एग्रेसिव हो गया है। आज ईरान के फॉरेन मिनिस्ट्री का एक स्पोक्सपर्सन का स्टेटमेंट आया है कि हाल फिलहाल के अभी जो कुछ दिन है, न हम कहीं जा रहे हैं, न कोई डेलीगेशन हमारे यहाँ आ रहा है। तो अगर ये फॉरेन मिनिस्ट्री ईरान का कहता है, दैट मीन्स की बातचीत तो नहीं हो रही है। दूसरी तरफ ईरान के विदेश मंत्री कह रहे हैं कि ओमान से हमारी हॉर्मुज को लेके बात चल रही है, और वो फाइनल स्टेज में है। एक रास्ता होगा, उसी से आने जाने के दो रूट होंगे। ये खबरें, ये भी आज का स्टेटमेंट है। पेजेस्कियन कह रहे हैं कि जो संघर्ष विराम के बाद एमओयू हुआ था, उस एमओयू पे अमेरिका कायम रहे, हम उसके लिए तैयार हैं। तो वहां पे अभी कोई मूवमेंट तो दिख नहीं रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप क्लेम कर रहे हैं कि आज दोपहर में, शाम में इस तरह की बातें होंगी, लेकिन जिस तरह से ईरान ने इसका खंडन किया है, तो वो दिख नहीं रहा है कि अभी बातचीत डायरेक्ट या इवन इनडायरेक्ट अमेरिका के या मातहत जो उसके मध्यस्थ हैं उसके थ्रू हो रही है। फेस टू फेस बैकग्राउंड में बातचीत चल रही है, लेकिन ईरान अब ज्यादा एग्रेसिव दिख रहा है। अब वो हॉर्मुज को तो पकड़ के बैठा ही है, वो अमेरिका की चाल को समझ रहा है, और इसीलिए वो पीछे हटने की बजाय एक कदम आगे बढ़ के ऑफेंस इज द बेस्ट डिफेंस वाली नीति पे वो चल रहा है, सो दैट कि अमेरिका से झुके नहीं, और लेवरेज उसने ले रखा है, उससे उस पे बात करे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं राष्ट्रपति ट्रंप अब बैक स्टेप ले रहे हैं, थोड़ा सा सरेंडर करने की मुद्रा में दिख रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने अजिताभ सर और अनुज माथुर सर। आप एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। युद्ध भूमि में सीधा रुक करते हैं, हमारे साथ दो स्पेशल गेस्ट, रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर सर और डॉक्टर अजिताभ सर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। माथुर सर, अभी ये जो टोन टाउन हुआ है डोनाल्ड ट्रंप का, क्या सॉल्यूशन निकल पाएगा, ये बड़ा सवाल है, और अब से नहीं है, पिछले काफी महीनों से यही सवाल सबके मन में है कि क्या कंक्लूजन निकल पाएगा या नहीं। लेकिन अगर एक बार फिर से वही चीज सामने आती है कि बातचीत तो हुई लेकिन कुछ हो नहीं पाया, तो ऐसे में ईरान का अगला कदम क्या हो सकता है? देखिए प्रेरणा, ईरान ने अपना, मुझे लगता है कि ईरान का कदम बिल्कुल क्लियर है। ईरान अब ऑफेंसिव, जो थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे, ये जो ऑफेंसिव इनिशिएटिव लेने की बात हो रही है, मुझे लगता है अब वो इस प्रकार का इनिशिएटिव नहीं लेंगे। एक बार उन्होंने जॉर्डन पे हमले करके ये दिखा दिया कि हम इस परिस्थिति में हैं कि किसी दबाव में हम आने वाले नहीं हैं। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ नजर आ रही है, और वो बात ये है कि ईरान हर प्रकार के अमेरिकी हमले के लिए तैयार है।
और ये बात उन्होंने साफ कर दी है। उसके अलावा उन्होंने यूं कह दिया है कि अगर हमारे, क्योंकि जो मैंने टारगेट्स आपको बताने का प्रयास किया था, चाहे वो पार्स गैस फील्ड हो, चाहे करोन जी। डैम हो, चाहे पिकेक्स माउंटेन हो, वो तमाम जो टारगेट जिनकी लिस्ट अमेरिका के पास है, उन पे अगर हम लोग हुए तो ईरान ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि वो पश्चिम एशियाई देशों के ऊर्जा केंद्रों पर हमले करेगा, रिफाइनरीज पर हमले करेगा, उनके जो पावर जनरेशन कैपेबिलिटीज हैं उनके ऊपर हमले करेगा। तो ये बिल्कुल साफ ईरान ने कर दिया है कि आप हमारे ऊपर, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे या एनर्जी सेक्टर में हमले करेंगे तो ये उसका जवाब होगा, आप इसके लिए तैयार रहें। इसी वजह से ईरान को निकाल दिया जाए तो जो बाकी बात अमेरिका के राष्ट्रपति ने कही वो पूरी तरह से संभव है कि सऊदी अरब ने जाकर के, यूएई ने जाकर के उनको जरूर कहा होगा कि इसको आगे एस्केलेट होने से रोका जाए, क्योंकि उससे सर्वाधिक नुकसान इन्हीं को हो रहा है। सुबह भी मैं यही बता रहा था कि जिस प्रकार से सऊदी अरब का लगभग 90% जो है उनकी इकोनॉमी एक्सपोर्ट बेस्ड है, और एक्सपोर्ट सारे अगर ये बाबल मंदेब को भी बंद कर देंगे और थोड़ा सा दबाव सुएज कैनाल पे भी डाल देंगे तो सऊदी अरब बिल्कुल खत्म हो जाएगा, उसकी इकोनॉमी समाप्त हो जाएगी, उनके पास कुछ और है नहीं। तो इस वजह से वो नहीं चाहते कि इतना ज्यादा एस्केलेट हो जिससे कि और ज्यादा जो चोक पॉइंट्स हैं उनके ऊपर दबाव पड़े। अभी वो अपना कुछ व्यापार लाल सागर के अंदर से कर पा रहे हैं। बाबल मंदेब से भी मैंने अभी जो खबर आई है, 1-2 शिप्स उनके निकले हैं, एक शिप शायद 2 लाख टन गैस लेके हमारी तरफ आ रहा है। तो ये हो रहे हैं, लेकिन ये लोग नहीं चाहते कि ये फर्दर एस्केलेट हो, क्योंकि ईरान ने साफ कर दिया है कि वो अब पश्चिम एशियाई खाड़ी के देशों के एसेट्स के ऊपर, इकोनॉमिक एसेट्स और एनर्जी एसेट्स के ऊपर हमले करेगा। बिल्कुल ठीक कहा आपने, और शायद यही कारण भी है कि सऊदी अरब जैसे जो देश हैं उनके प्रतिनिधित्व जो हैं वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं अजिताभ सर डोनाल्ड ट्रंप से कि अब अटैक मत करिए, क्योंकि सिर्फ स्ट्रैट ऑफ हॉर्मुज नहीं, रेड सी, बाब अल मंदेब, ये सब कुछ इसकी जद में आएगा। और अगर आगे यही हुआ, इसको यहां पर कंट्रोल नहीं किया गया, इसका मतलब ये है कि कच्चे तेल का आयात और निर्यात और पूरी इकोनॉमी जो है वर्ल्ड वाइड ये बड़े स्तर पर इफेक्ट हो जाएगी। अजिताभ सर। बिल्कुल बिल्कुल, ये सिर्फ तेल का ही नहीं है, इसमें प्रेरणा जी व्यापार जो होता है, दुनिया का लगभग 30% समुद्री व्यापार बाब अल मंदेब के रास्ते से, सोयूज के रास्ते से होता है, तो उस पे भी बहुत अच्छा असर पड़ेगा। और इससे यूरोप के देशों पे, जो यूरोप के देश अभी तक कंपैरेटिवली बचे हुए थे, कम उन पे असर होता हॉर्मुज की वजह से, अब वो सीधे इससे इंपैक्टेड हो रहे हैं। तो अब यूरोप का भी इसमें डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होने की पूरी संभावना दिख रही है, क्योंकि जब उन पे ये जोड़ पड़ा है, उनकी व्यापार को जो घाटा ला रहा है, और लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है कि ब्रिटेन की इकोनॉमी तो और ज्यादा श्रिंक करेगी अगर ये बंद होता रहा, तो ये सब पे असर हो रहा है। तो इसलिए इस छटपटाहट में देखिए, अभी पिछले वीक में अनाउंस हो गया कि एक इंटरनेशनल अलायंस सऊदी अरब ने बनाई है, 14 देशों ने उस पर साइन किया है। अभी पिछले 3 दिन से उसकी कोई कार्रवाई हो रही है, क्या वो कुछ कर रहा है, ऐसी कोई खबर नहीं आई है। हमें उम्मीद थी कि शायद इंटरनेशनल अलायंस सिर्फ बाब अल मंदेब ही नहीं, उससे बढ़ के हॉर्मुज में भी अपनी एक्टिविटी करे कायम, और शिप्स को मॉनिटर करे, उसको आगे आने के लिए एक तरह से प्रोटेक्शन दे, बिकॉज ये डिफेंसिव अलायंस है। लेकिन वो होता तो दिख नहीं रहा। दूसरी तरफ देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप दोनों मोर्चे पे फेल दिख रहे हैं। उन्होंने एक तो अनाउंस कर दिया कि ईरान से हमारा हो गया, बातचीत बढ़ रही है, नहीं तो हम अटैक कर देते, तो वो डरा के धमका के कोशिश की दबाव बनाने की कि भाई ईरान से बातचीत हो जाए। दूसरी तरफ उन्होंने इजराइल के साथ और हमास के साथ जो एक संधि अनाउंस किया कि वहां पे हमास अपने आर्म्स को सरेंडर कर देगा, इजराइल विड्रॉ कर देगा, हो उसका उलट रहा है। इजराइल देखिए, पिछले 3-4 दिन से, जब से राष्ट्रपति ट्रंप ने ये संधि अनाउंस की है, उस समय से उसके और अटैक बढ़ गए हैं, और गजा में ही नहीं, वेस्ट बैंक में भी, फलस्तीन के एरिया में उसके अटैक बढ़ गए हैं। संडे की खबर यह है कि 29 फलस्तीनियों की हत्या हुई है इजराइल द्वारा। तो ये देखिए कि ट्रंप उस मोर्चे पे भी उनकी बात इजराइल नहीं सुन रहा है। ऑब्वियसली इजराइल के अपने कंपल्सन्स है, वहां इलेक्शंस है,
उसकी जनता नहीं चाहती कि ये युद्ध रुके, उसकी जनता चाहती है कि हिजबुल्लाह हमास को कंट्रोल किया जाए, ईरान को खत्म किया जाए, तो वो उनकी अपनी परेशानी है। लेकिन दोनों मोर्चे पे ट्रंप जो बहुत ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होके आगे बढ़ गए थे, युद्ध को छेड़ दिया इजराइल के नाम पे, अब वो इजराइल भी उनसे छिटक रहा है। ईरान तो पहले से छिटकता था। ऐसे में निश्चित रूप से राष्ट्रपति ट्रंप के लिए विकल्प बहुत ज्यादा नहीं बचे हैं। बिल्कुल ठीक है माथुर सर, इजराइल को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इतना तो साफ हो गया है कि हालांकि अमेरिका इजराइल दोनों भाई भाई ही हैं। अमेरिका बेशक इधर बातचीत का ढोंग कर रहा हो या कह लें कि एक पॉज लिया हो बातचीत के नाम पर, लेकिन इजराइल का मिशन ऑन है, इजराइल का मिशन नॉन स्टॉप जारी है। बिल्कुल बिल्कुल आपने सटीक बिल्कुल आकलन किया है। देखिए, इजराइल का यूनिपॉइंट एजेंडा है, उनको और किसी चीज से कुछ भी लेना देना नहीं है। अमेरिका और नो अमेरिका, कोई फ्रेंड और नो फ्रेंड, नेटो और नो नेटो, उनको कोई अंतर नहीं पड़ता। यूनिपॉइंट एजेंडा है टू रिमूव ईरान एज ए थ्रेट, और ईरान को एज ए थ्रेट रिमूव करने के लिए ईरान के प्रॉक्सीज के ऊपर पूरा नियंत्रण होना आवश्यक है, और इसलिए वो ईरान के प्रॉक्सीज के पीछे लगा हुआ है। हमास को उसने लगभग समाप्त कर दिया है, हिजबुल्लाह को भी इतना वीक कर दिया है कि इसमें लड़ने की ताकत मेरे हिसाब से, तो मेरे आकलन के हिसाब से ज्यादा बची नहीं है। हूती का अब आने वाले समय में नंबर आएगा। क्या कहा जाता है कि जब सऊदी अरब ने हमले किए थे हूती के ऊपर, तो उसमें 2 जहाज इजराइल से भी आए थे स्ट्राइक्स करने के लिए। तो ये बिल्कुल क्लियर है कि इजराइल किसी तरीके से रुकेगा नहीं। और मैं ये भी साथ के साथ बताता चलूंगा आपको कि इसमें अमेरिका की सहमति है, पेंटागन की सहमति है, पेंटागन के वहां पर सेनाएं मौजूद हैं इजराइल में, और इसका ये संभव ही नहीं है कि इजराइल किसी के ऊपर भी हमला कर दे और पेंटागन को और अमेरिका को इसके बारे में कोई ज्ञान ना हो। ये संभव नहीं है। तो ये निश्चित रूप से मिली भगत है। इधर दांत कुछ खाने के और हैं, दिखाने के और हैं। मुझे लगता है कि अमेरिका की ओर से भी छूट है नेतन्याहू को कि वो जो चाहे इन इलाकों में कर सकते हैं, एज लॉन्ग एज आप ईरान के ऊपर डायरेक्ट अटैक नहीं कर रहे हैं। आप अपना जो चाहे अपना आगे बढ़ा सकते हैं ऑपरेशन, और इस वजह से ये बिल्कुल बिल्कुल क्लियर है। तो ईरान इजराइल नहीं रुकने वाला। इजराइल यकीन करेगा कि ये जो प्रॉक्सीज हैं इनको इतना डिग्रेड किया जा सके कि उसके ऊपर खतरा ना रहे। बिल्कुल ठीक है आपने। अनुज माथुर सर और डॉक्टर अजिताभ सर, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए।